आर्टिकल 18 तक तो कंप्लीट हो चुका था, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स तक। अब आज मैं आर्टिकल 19 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है, और इसमें पहले तो सात तरह का फ्रीडम था, लेकिन 1978 में एक फ्रीडम को रिपील करके अब केवल इसमें 6 बचे हैं जो कि एग्जिस्टिंग है। तो अगर इस 6 फ्रीडम को डील करूं तो शायद ये लगता है 1 घंटे से मिनिमम, अगर बहुत शॉर्ट में भी करूं तो 2 घंटे तो कम से कम इसे चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं आज आर्टिकल 19 से स्टार्ट करता हूं। जिस भी आर्टिकल तक पहुंच पाया तो मैं आज वहीं तक रखूंगा। फिर अब ऐसा मैं सोचा हूं कि हर वीक मैं एक अपना लेक्चर शेड्यूल करवा दूं, ताकि फंडामेंटल राइट को जितनी जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूं। क्योंकि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक काफी खुद में 14, 19 और 21 ये एक वास्ट आर्टिकल है, जिसमें बहुत सारे इसका एम्बिट और उसको बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद जो भी आर्टिकल हैं, जो भी राइट है, वो सब ठीक है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसको कंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन 14, 19 और 21 को एक प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर एक सफिशिएंट टाइम ना दूं तो शायद इस तीनों आर्टिकल के साथ मैं बेईमानी करूंगा। तो आर्टिकल 19 को सबसे पहले आज डील करते हैं, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम है, इसमें 6 फ्रीडम दिया हुआ है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू डिसाइड एंड टू सेटल एट एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लास्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये 6 हैं। लेकिन इसमें आर्टिकल 19(1) में ये 6 पार्ट हैं, 6 फ्रीडम हैं जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19 के 6 तक, सब क्लॉज 6 तक ये राइट ऑफ स्टेट है। यहाँ एक तरफ फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है सिटीजन को, तो दूसरी तरफ स्टेट का भी राइट है। दोनों का राइट एक ही आर्टिकल में इंस्क्राइब है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 19(1) में जो 6 फ्रीडम है, जो 6 राइट दिए हुए हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन भी इसी आर्टिकल में इम्पोज कर दिया गया है। तो जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं तो ये ऐसा कहा गया था कि जब फंडामेंटल राइट की बातें चल रही थी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, जब वहां देखिएगा तो बहुत सारे स्कॉलर थे, उसमें भी ऐसा कहा गया था। जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें थी कि जैसे जब ये इस तरह की बातें हुई थी, तो एक आप देखे होंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी यहाँ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी थोड़ी बहुत की जानकारी रखते होंगे, तो ये आर्टिकल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं था, या इसके पैरेलल कोई भी राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसके पैरेलल में जो राइट लाया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फर्स्ट अमेंडमेंट में लाया गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट में लाया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ एक्सप्रेशन, ये राइट लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो जब हमारे यहाँ डिबेट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें एक एचवी कामत एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि क्यों ना 19 में एक ऐसा फ्रीडम भी दिया जाए कि ओन सेफ्टी के लिए राइट टू हैव गन फॉर ओन सेफ्टी। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि आप अपने सेफ्टी के लिए वहां गन रखने का राइट दिया गया था। हमारे यहाँ भी है, ओन सेफ्टी के लिए गन रखने के राइट्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं कि हम लाइसेंस आर्म्स रख सकते हैं, पजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि जब इलेक्शन होगा तो उसे सरेंडर करना होगा, हमें डिस्ट्रिक्ट आर्म्स हाउस में वहाँ सरेंडर करना पड़ता है, फिर इलेक्शन के बाद फिर हमें वापस दिया जाता है। एक एक अगर जो उसमें बुलेट्स हैं, बुलेट्स को हमने यूज किया तो उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि बुलेट्स को हमने कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीजें नहीं है। हमारे यहाँ भी है वो राइट, लेकिन वो कहीं भी फंडामेंटल राइट नहीं है।
कि राइट टू हैव गन, बस एक राइट है, वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो आप उसको आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं एट द अप्रोप्रिएट फॉर्म और बाय द परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हाँ, तो ये हो गया इसके कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें थी। अब आता हूँ मैं आर्टिकल 19(1) के ए पर, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें ज्यादा इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज्यादा तो है नहीं, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो समझ सकते हैं। तो लेकिन क्या ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका रिस्ट्रिक्शन आपको आर्टिकल 19(2) में मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कितना बोलेंगे वो डिसाइड करेगा आर्टिकल 19(2). कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपका मेजर करेगा आर्टिकल 19 का 2। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब केवल बोलने का ही राइट है? नहीं, आपको चुप रहने का भी राइट है। इसी से एक रिलेटेड एक केस आता है, विजय इमैनुअल का केस है, जहाँ क्या हुआ था कि उसको पॉपुलरली वी नो अबाउट नेशनल एंथम केस 1986 का है, जहाँ पे एक जहोवा कम्युनिटी के कुछ स्टूडेंट थे। एक कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ प्रेयर के बाद नेशनल एंथम का वहाँ एक ट्रेडिशन था। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कूल में ऐसा ट्रेडिशन है कि प्रेयर के बाद नेशनल एंथम किया जाता है। तो उस स्कूल में भी ऐसा कल्चर था, ऐसा ट्रेडिशन था कि नेशनल एंथम आफ्टर द प्रेयर होता था। तो जहोवा कम्युनिटी के 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अटेंशन की पोजीशन में तो खड़े तो थे, लेकिन वो नेशनल एंथम को रिसाइट नहीं कर रहे थे, वो चुप थे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेते हुए उन तीनों को एक्सपेल कर दिया, स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया, बाहर कर दिया। बच्चे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी बोला कि नहीं, ये तो नेशनल एंथम का डिसऑनर हुआ है, तो ये इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी डिसीजन था वो सही है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो नेशनल एंथम का डिसऑनर नहीं है। आप अगर नेशनल एंथम के टाइम अटेंशन पोजीशन में आप खड़े हैं तो दैट्स सफिशिएंट टू पे ऑनर टुवर्ड्स आवर नेशनल एंथम। तो जो नेशनल ऑनर्स एक्ट था उसका हाईकोर्ट ने बोला कि नेशनल ऑनर्स एक्ट का डिसऑनर हुआ है, तो इसलिए ये पनिशेबल है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाईकोर्ट का डिसीजन गलत है, यहाँ नेशनल एंथम का डिसऑनर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी वो अटेंशन पोजीशन में खड़ा था, दैट्स सफिशिएंट टू पे ऑनर टुवर्ड्स आवर नेशनल एंथम। तो अक्सर ऐसा आजकल हम लोग देखते भी हैं, जब आप ये 2018 के बाद 18 में एक जजमेंट आया था, तो उसके बाद हुआ था, मैंडेटरी किया गया कि हर एक सिनेमा हॉल जब मूवी स्टार्ट हो तो उससे पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो ऐसा अक्सर न्यूज़ में आता रहा कि कोई बैठा रह गया था, तो उस पर बहुत मारपीट वगैरह का केस, इस तरह का मामला आया था। तो वैसी ही चीजें उस तरह की हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अटेंशन पोजीशन में अगर खड़ा हो गया तो नेशनल एंथम का डिसऑनर नहीं हुआ, नहीं गाया, उसने रिसाइट नहीं किया साथ में, तो इट डजंट मीन कि डिसऑनर हो रहा है। और कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू साइलेंस एक्सरसाइज किया उन्होंने, एंड राइट टू साइलेंस इज इंश्राइंड अंडर राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चुप रहना भी बोलने की आजादी के अंतर्गत ही निहित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर इसी में आता है आर्टिकल 19(1) सर ए में ही। सर सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ी सी या वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आई गेस फैन या मे बी थोड़ा सा इंटरप्शन है मे बी वॉइस में। नो, इट्स क्लियर। सर थोड़ा सा आवाज मेरे ख्याल से खड़खड़ा रही है, कुछ आवाज। अब ठीक है। सर नाउ इट्स क्लियर। यस सर। ओके ओके।
हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, आर्टिकल 19(1)(a) में। तो ये फिर हमारे यहाँ इंडिया में ना राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन्ड नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली मेंशन ना होके इसी में 19(1)(a) में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी एक्सरसाइज किया जाता है, वहां से ही राइट क्लेम किया जाता है। लेकिन यहाँ भी जो 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शन है, उस वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ भी काम करेगा। तो अब तो तो क्या आता है उसमें, दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें नहीं, आर्टिकल 19(2) में 8 रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट है कि आप बोलिए, फ्रीडम टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, सब्जेक्ट टू हैम्पर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हैम्पर नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हैम्पर नहीं होना चाहिए। हमारे फॉरेन स्टेट के साथ, फॉरेन नेशंस के साथ क्या हमारे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर जो है, जो लोक व्यवस्था है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिसेंसी या मोरालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में मेनली खास करके दो चीजें स्पेशली ध्यान में रखा जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन। ऐसा प्रेस के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ ना लिखा जाए, ऐसा कुछ ना पब्लिश किया जाए जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। क्योंकि मीडिया ट्रायल जो प्रेस में आप देखते हैं कि जो कोई भी केस हुआ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ही मैटर हुआ था, तो आप देखते होंगे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन रात उसी के पीछे लगा रहता था। तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। मीडिया ट्रायल ये हुआ कि किसी एक पर्सन को टारगेट कर लिए और मीडिया उसी को दिखा रही है कि ये इसने ही ये किया, इसने वो किया, ये किया। तो जबकि लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अनटिल एंड अनलेस वंस इज प्रूव्ड गिल्टी, ही इज ट्रीटेड टू बी इनोसेंट। कि जब तक कोर्ट उस पर चार्ज प्रूव नहीं कर देती है, तब तक वो इंसान इनोसेंट माना जाता है। तो मीडिया ट्रायल अगर हो जाए, मीडिया ट्रायल इस तरह के रिपोर्टिंग अगर होने लगे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये प्लान्ड वे में ऐसा हुआ, तो एक क्या होता है कि नॉर्मल लोगों के प्रिजम्पशन दिमाग में बैठ जाता है कि कल्प्रिट वही है, एक्यूज वही है, वही कर रहा है, लेकिन कोर्ट को नहीं दिख रहा है, कोर्ट उसे कन्विक्ट नहीं कर रही है। तो सब कुछ मीडिया पे नहीं छोड़ा गया, इसलिए मीडिया ट्रायल बैन है। तो जब कोर्ट के द्वारा आप देखे होंगे, फिर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोर्ट भी इस चीज पे, कोर्ट में पिटीशन गया, तो फिर कोर्ट ने भी इसमें मीडिया पे बैन लगाया कि इस तरह का अनर्गल रिपोर्टिंग या कुछ भी फालतू रिपोर्टिंग नहीं करनी है। कोर्ट कोर्ट जो ऑर्डर देगा बस वही परमिशेबल है कि आप मीडिया में वही पब्लिश कर सकते हैं। तो फिर उस पर जाके बैन हुआ। तो उसके बाद अगर जब कोर्ट उस तरह का बैन लगाती है मीडिया ट्रायल पे, उस मीडिया ट्रायल के बैन लगाने के बावजूद भी मीडिया अगर इस तरह की कोई चीजें पब्लिश करती है, या फिर ओरल ओरल पब्लिकेशन या रिटन पब्लिकेशन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होता है, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर उसमें अगला आता है डिफेमेशन। खास करके डिफेमेशन अभी भी कुछ चीजों में, अब जैसे कोई एक न्यूज़पेपर का संपादक है, वो अलग विचारधारा का है, और सत्ता में जो दल है वो उसकी विचारधारा उससे मैच नहीं करती, तो आप अक्सर देखते हैं कि इस तरह की चीजें होती है। तो संपादक कहीं किसी व्यक्तिगत किसी नेता या कैबिनेट मंत्री के विरोध में या उसके विपक्ष में लिख देता है, तो आप देखते होंगे कि सत्ताधारी दल उस पर डिफेमेशन का केस वगैरह भी कर देते हैं। और ये नया नहीं है, स्टार्टिंग से अभी तक ये प्रैक्टिस में है। तो डिफेम तो फिर वहां पर वो, चाहे वो संपादक हो या जो भी हो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कोई भी वो यह नहीं क्लेम कर सकता है कि हमने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज किया था। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तब तक कि जब तक कि वह किसी को आप डिफेम नहीं कर रहे हो। जैसे ही डिफेमेशन स्टार्ट हुआ, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वही खत्म हो जाता है। तो कितना, मैं 6 या 7 बता दिया। लास्ट में एक है इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कि अगर कोई किसी तरह का स्पीच या फिर या आप देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पे किसी किसी लोगों पे, जो जो नेता होते हैं अपने प्रचार के टाइम पे, उनको उनके बाद में देखते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर होता है।
कभी क्या, और आरोप यह दिया जाता है कि भड़काऊ भाषण दिए। भड़काऊ भाषण दिए, वो चीजें दो तीन चीजों के रूप में हो सकता है, या तो एक सांप्रदायिक रूप में वो भड़काऊ भाषण दे, या फिर जात जाति के बेस पे दे, और ऐसा ऐसा भड़काऊ भाषण दे कि वो जो पब्लिक उसे सुन रही है वो उग्र हो जाए, और वो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए उग्र हो जाए, सुनते सुनते वो उग्र हो जाए कि वो किसी ऑफेंस को कमिट कर दे। अगर इस तरह की चीजें होती है तो वहां जो भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जो भी भाषण दे रहे वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें फंडामेंटल राइट तो एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट और हमने उस राइट को एक्सरसाइज किया, तो वो क्लेम, वो दलील वहां पे नहीं चल सकती। तो मेनली हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है वो परमिशिबल है किन किन चीजों के लिए? तो राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू, जो हमारा विचार है, हमारी विचारधारा है, हमारा जो कहना है वो हम अपना विचारधारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू रिमेन साइलेंट, हम चुप रह सकते हैं। हाँ, लेकिन चुप रहना ये भी एक लिमिट में है। अगर कोई एक्यूज्ड है, किसी पे कोई चार्ज है, एलिगेशन है, उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद वो कहे कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज माय फंडामेंटल राइट एंड इंश्राइंड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे पुलिस कस्टडी में रहते हुए, तो फिर वहां पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते, का दलील वहां नहीं चल सकता कि हमने तो अपना राइट यूज कर रहा था, मैं तो अपना फंडामेंटल राइट यूज कर रहा था, क्योंकि वहां आपका राइट टू रिमेन साइलेंट कर्टेल हो जाता है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस गारंटीड है, लेकिन सब्जेक्ट टू द सर्टेन दोज कंडीशंस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(2). और फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, तो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ये भी एक अभी एक्ट बन के भी आ रहा है, इस पे और भी कानून लॉ आने को है अभी। जो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट दीजिए। अब अभी आप रिसेंटली देखे होंगे 2020 में ही, हाँ 2020 में अभी आप देखे होंगे कि खास करके अभी जो भी हैं इस ग्रुप में लोग, आप फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में सुने होंगे। तो कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस गया था कि फेयर एंड लवली ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, तो फेयर एंड लवली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेशियल रिमार्क है ये फेयर एंड लवली। वो दिखाया जाता है कि काले लोग, काली लड़की लगाती है फिर वो गोरी हो जाती है, तो एक ये कहीं ना कहीं एक रेशियल इंप्रेशन छोड़ रहा है ये एडवर्टीजमेंट। तो इसी पर केस गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये तो तो फेयर एंड लवली बोला कि भाई हमारा तो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम एक कंपनी है और हम इस तरह का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो कोर्ट का यही रहा कि आप यहाँ पे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का राइट है, लेकिन यहाँ से दो दो चीजें, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी मोरालिटी की बात कह के कोर्ट ने वहां कहा कि ये आप 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शन है उस रेस्ट्रिक्शन के एम्बिट से आप बाहर जा रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि उसे फिर फेयर एंड लवली से आप देखे होंगे कि आजकल वो फेयर नाम हट गया है, फेयर की जगह कुछ और आया है। अब मैं उतना अपडेटेड नहीं हूँ कि कंपनी ने क्या नाम रखा, लेकिन इस चीज को आप गौर कीजिएगा कि फेयर एंड लवली का नाम अब फेयर एंड लवली नहीं रहा, वो कुछ और हो गया है, ये कोर्ट की वजह से ही है। तो ये रहा। अब और क्या बताऊं 19(1) में, हाँ खैर है तो बहुत कुछ, अब क्या ही बताऊं। अब अभी आप रिसेंटली देखे होंगे, रिसेंटली नहीं, ये मैटर 3 साल होने को है। कन्हैया कुमार एक बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ही होम डिस्ट्रिक्ट का है। तो कन्हैया कुमार का सेडिशन, उसके अगेंस्ट सेडिशन का मामला आया था। सेडिशन मतलब राजद्रोह, देशद्रोह का मामला उसके खिलाफ लाया गया था। तो वो जो जेएनयू के साबरमती ढाबा पे खड़े होके जो भी नारेबाजी हुई, तो वहां पे फिर वही दलील दिया गया कि हमारा फंडामेंटल राइट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। तो फिर कोर्ट ने अभी तक तो वो अंडर ट्रायल है, उस पर कुछ कहना हमारी तरफ से बहुत जल्दीबाजी होगी। तो लेकिन उसमें जो अभी तक का जो स्टेटस है उसके द्वारा दलील दिया जा रहा है राइट टू फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन जो उसमें एफआईआर हुआ है उसके तरफ से प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि हाँ ये सेडिशन है, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दो जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(2) में, उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर इसका भाषण और इसका नारेबाजी जो हुई वो आता है, तो इसलिए सेडिशन के लिए लायबल होगा।
तो ये रहा। और तो देखिए, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच तो कुछ हद तक एक लिमिटेड स्कोप है इस वर्ड का, लेकिन जो एक्सप्रेशन वर्ड है इसका एक ब्रॉडर स्कोप है। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस का नाम तो नहीं है याद है मुझे, बंगाल का एक, स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है, वेस्ट बंगाल का केस है। वेस्ट बंगाल में क्या था कि एक कोई कम्युनिटी है जो शिवरात्रि के दिन तांडव डांस करते हुए वो शिव की बारात निकालते थे। तो तांडव करते वक्त जो शिव जो तांडव करते हैं, वो तांडव करते वक्त बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हो जाते थे, क्योंकि वो त्रिशूल लेके नचाता था और फिर उस जो जैसे शिव जी तांडव करते थे, तो उसमें एक कम्युनिटी थी जो शिव बारात में तांडव करते हुए बारात निकाला जाता था। तो उसमें फिर उसके अगेंस्ट केस हुआ। तो उनका दो दलील था उसमें। जब आप आर्टिकल 25 और 26 में जाइएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा, जहाँ पे प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑन रिलीजन का राइट है। तो वो एक दो दलील दी गई थी, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कि मैं अपने जो रिलीजन है, ये रिलीजियस पार्ट है हमारा, और हम प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट कर रहे हैं, प्रोपगेशन है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग ऑफ माय ओन रिलीजन है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, तो ये एक्सप्रेशन के परव्यू में हमारा डांस आता है। डांसिंग इज एन एक्सप्रेशन। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक्सप्रेशन है, डांसिंग इज एक्सप्रेशन, इस बात से एग्री करते हैं, जो भी आर्ट है वो एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है। और आपका फंडामेंटल राइट भी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको प्रैक्टिस करना, उसको प्रोपगेट करना, उसको प्रोफेस करना, ये तीनों राइट है आर्टिकल 25 और 26 में। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ है उसमें भी, और यहाँ भी कंडीशन है, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, मोरालिटी। तो जब बात आई उस तांडव डांस का, तो फिर कोर्ट ने इस चीज को बोला कि नहीं ठीक है, आप प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, बट सब्जेक्ट ये है मैटर कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस रिलीजन का एक पार्ट हो। लेकिन तांडव डांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, कि जो उस रिलीजन को मान रहा है, जो भी शैव हैं, शैव और वैष्णव दो जो सेक्ट हैं, तो शैव जो है, जरूरी नहीं है कि शैव तांडव करे ही, और ये पार्ट नहीं है रिलीजन का। इसीलिए फिर उसको आप रिलीजन का पार्ट है, रिलीजन का पार्ट नहीं है, ऐसा कहते हुए एक्सप्रेशन के लिए कहा चलिए ठीक है, डांसिंग इज एक्सप्रेशन, लेकिन फिर वहां भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ भी आप रिस्ट्रिक्शन में आ जा रहे हैं। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक ऑर्डर के रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्टेड है। और जब आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वहाँ जो एसेंशियल कंडीशन है कि पार्ट ऑफ द रिलीजन होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ द रिलीजन भी नहीं है, तो इसलिए तांडव डांस पे फिर बैन लगाया गया। यही हुआ। फिर अभी रिसेंटली आप देखे होंगे, परसों परसों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, कि आया उसमें कि आर्म्ड फोर्स में वो दाढ़ी रखने पे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था, वो भी उसका एक्सप्रेशन का था कि हमारा एक्सप्रेशन है कि हमारा मर्जी है, हम दाढ़ी रखें। तो उसमें परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर आपका जो भी आर्म्ड फोर्स में आप काम कर रहे हैं, वो आर्म्ड फोर्स अगर उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस चीज़ को बैन करता है, इस चीज़ को मना करता है, तो आप और वहाँ उसका डिसेंसी या इन्फ्रिंज होता है उस फोर्स का, आर्म्ड फोर्स का, तो आप वो काम नहीं कर सकते, आपको दाढ़ी रखने का राइट नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें थी। और इसमें और तो हमें अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जो कि अभी बताया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अब आगे बढ़ते हैं 19(1)(b) में, जो कि है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। फ्रीडम ऑफ असेंबली शॉर्ट में इसको कहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी समय कहीं भी एक जगह जमा हो सकते हैं। जमा तो हो सकते हैं, बट इस एक्ट में ही, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(b) में ही क्लियर लिखा है, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के आप जमा हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इसका भी रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 के 3 में है, यस 3 में है, जहां सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करता है और पब्लिक ऑर्डर की बात करता है। ये दो चीजें हैं। तो इसी में फिर आता है कि क्या हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, किसी भी समय असेंबल हो सकते हैं।
तो अभी आप देखे होंगे कि जब ये कोविड का बहुत ज़्यादा ये चला था, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट अथॉरिटी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि धारा 144 लगा दी जाएगी। धारा 144 लगा दे। धारा 144 में क्या होता है कि कोई भी लोग कहीं भी, मतलब कोई किसी भी जगह पे 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह असेंबल नहीं हो सकते हैं, भले ही वो पीसफुल असेंबली ही क्यों ना हो, लेकिन 5 या 5 से अधिक लोग पीसफुली अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो 44 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इन्फ्रिंजमेंट होता है और वो पनिशेबल है। तो हमारा जो एपिडेमिक एक्ट था जो इंडिया अभी जिसका रिसेंटली अभी 2020 के मार्च से लेकर अभी तक कई बार अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें भी ये प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस तरह का अमेंडमेंट ला सकता है। तो वहीं से आया कि फुल असेंबली, तो वहां पे आपका फिर दलील ये नहीं चलेगा कि हमारा आर्टिकल 91B में है कि राइट टू असेंबल है, हम तो पीसफुल असेंबली कर रहे हैं, विदाउट आर्म्स कर रहे हैं, 5 लोग खड़े होकर रोड पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा राइट लॉ की गई कि 5 लोग, 5 या 5 से अधिक एक जगह जमा नहीं हो सकते। अब अब कहिए कि ये तो फिर पीसफुल असेंबली हो गया। तो असेंबली कैसा होता है? पीसफुल भी असेंबली होता है और अनलॉफुल असेंबली भी होता है। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है कि किसी भी जो एक कोई लीगल प्रोसेस में कोई काम हो रहा है या कोई शोभा यात्रा या किसी तरह का जुलूस या किसी तरह की कुछ चीजें अगर वो निकाली गई है, वो प्रॉपर परमिशन के द्वारा होता है कि कहीं भी अगर हम परमिशन ले रहे हैं, मतलब प्रोसेशन निकाला, आप देखते हैं कि जब भी किसी तरह का झांकी जुलूस या कुछ इस तरह का होता है तो डिस्ट्रिक्ट तो कलर क्या है कि परमिशन लेना होता है कि आप ले तो सकते हैं, लेकिन उसे तो कहिए कि उसे परमिशन लेके निकल हैं, तो वो इस चीज को देखेगा कि वो दिन कौन सा है, किस दिन आप मांग रहे हैं परमिशन, क्या उससे पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में कोई आपके उस प्रोसेशन से, उस तरह के यात्रा से, जुलूस से, विजय जुलूस से या जो भी हो, क्या कोई पब्लिक ऑर्डर में या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो नहीं देते हैं। अगर बिना परमिशन आप निकाल लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, पब्लिक ऑर्डर इन्फ्रिंज हुआ, तो इसलिए आपके ऊपर अब एक्शन होगा और उसमें एफआईआर भी लॉन्च किया जाता है। तो कुछ चीजें हैं अब जो कि है कि जो पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली है, जैसे किसी लीगल प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो, लीगल प्रोसेस, आप उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे सड़क बन रहा है, 5 लोग पहुंच के सड़क बनने से रोक दिए उसको, तो वो भी हो जाएगा कि लीगल, ये अनलॉफुल असेंबली है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो असेंबल पीसफुल था, पीसफुली असेंबल था। या फिर किसी के घर में घुस रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं किसी के घर में, किसी के जमीन में, किसी के प्रॉपर्टी में, या किसी के प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स पोजीशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप वहां पे ये नहीं कहिएगा कि 5 लोगों का खड़ा होने का हमारा अधिकार था, हमने 5 लोग पीसफुली खड़े होकर, विदाउट आर्म्स हम खड़े होकर ये काम किया, तो वहां फंडामेंटल राइट नहीं चलेगा, वो लॉ के अगेंस्ट आप गए। तो ये चीजें है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ। इसी में आप ये चीज देखे होंगे कि ये जो भले ही हमारे यहाँ आर्म्स को रखने के लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन उस आर्म्ड लाइसेंस को, लाइसेंस्ड आर्म को हम कहीं भी ये ये ब्रांडिशिंग नहीं कर सकते हैं, उसका नुमाइश नहीं कर सकते कि कहीं खुले में निकाल कर उसको अब रोड पे खड़े हो गए और अपने हम पिस्टल को लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जो कि हमारा लाइसेंस ही है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये तो हमारा लाइसेंस ही, हम इसको रखने का हमारा अधिकार है, तो आप उसको लेके ऐसे ऐसे घुमा नहीं सकते। तो ये ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म इज नॉट अलाउड अंडर, इट इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर दिस आर्टिकल। फिर आता है कि इसी में तो फिर आया मामला
इसी में एक केस गया इसी के बाद फिर, कि जो सिख लोग हैं वो आप देखते होंगे कि साइड में यहाँ एक इस तरह का एक बेल्ट, क्रॉस बेल्ट रखते हैं, और वहाँ एक कृपान रखते हैं छोटा सा, जो तलवार के साइज का होता है, मतलब तलवार के डिजाइन का होता है, और छोटा सा कृपान जिसको बोलते हैं। सिख में तो केस, करा, कृपान, ये 3 चीजें रखने का परमिशन दिया गया है, इसीलिए तो वो रखते हैं। तो उस पर भी गया कि भाई ये तो कृपान रखते हैं, ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म, इफ ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म इज नॉट अलाउड, देन हाउ ब्रांडिशिंग ऑफ कृपान इज अलाउड। ये भी तो फिर इसका तो आप ये भी तो ये वायलेट कर रहा है, तो इसको भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उसमें कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये केस, कड़ा और कृपान, ये 3 चीजें सिख कम्युनिटी का पार्ट ऑफ रिलीजन है, और ये प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट करने का राइट है अपने रिलीजन का, इसलिए ब्रांडिशिंग ऑफ कृपान इज अलाउड, बट ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स, लाइसेंस्ड आर्म, वेदर इट मे बी लाइसेंस्ड आर्म, इज नॉट अलाउड। चलिए, ये तो ठीक था। अब आर्टिकल 19(1)(c) में जाते हैं, जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि मतलब हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, ट्रेड यूनियन, इस तरह की चीजें बना सकते हैं, जो कि आप देखते होंगे कहीं भी, जो लोग थोड़ा इस चीज को नोटिस करते होंगे। तो अब देखते होंगे कि रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन करके होता है, उत्तर मध्य रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रेलवे के एम्प्लॉय का एसोसिएशन, बैंक के एम्प्लॉय का एसोसिएशन, आईएएस आईपीएस लोगों का एसोसिएशन, पुलिस मेंस एसोसिएशन करके होता है, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन। तो एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है आप किसी लॉफुल काम के लिए, जो कि लेकिन उसके पीछे ये एक एजेंडा होना चाहिए उस एसोसिएशन के फॉर्मेशन की, कि एसोसिएशन क्यों बनाया जा रहा है। अब जैसे बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन है, उसका क्या एजेंडा है? एजेंडा है कि बिहार पुलिस में जितने भी ये कमीशनड ऑफिसर, यानी जो एबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर तक के रैंक के हैं, वो सभी इस एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हैं, कि इनका जो भी अपना, इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट की बातें होगी और उसका जो ग्रीवांस होगा, वो एसोसिएशन रखेगा अप्रोप्रिएट फोरम के सामने, और एसोसिएशन उनके बिहाफ पे उन चीज़ों के लिए लड़ेगा, और उनको वो इंटरेस्ट, उनका जो भी हित होगा उनके हित के लिए वो लड़ेंगे, और हित वो राइट उसको दिलाएंगे। किसी का कोई भी पर्सनल बेनिफिट हो, वो सब एसोसिएशन की वजह। बैंक में देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन करके है, फिर हर एक बैंक का अपना अपना एम्प्लॉय ऑफिसर्स एम्प्लॉय एसोसिएशन है, फिर उसका क्लर्क का एसोसिएशन है, उसके जो चपरासी हैं, सब स्टाफ हैं, उसका भी एसोसिएशन होता है बैंक में। तो इस तरह के एसोसिएशन है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक एसोसिएशन है। सबका एक एजेंडा होता है, एक लीगल, लेकिन उसमें यही है कि एसोसिएशन इट में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड भी एसोसिएशन, ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड है और इलीगल है, लेकिन पर्पज ये है कि उनका जो एजेंडा है फॉर्मेशन का, उस एसोसिएशन का, उस यूनियन का जो फॉर्मेशन का जो एजेंडा है, वो एजेंडा लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अब इसी से आता है कि क्या राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट, जो स्ट्राइक है, धरना देने का अधिकार, स्ट्राइक बंदी करने का अधिकार, क्या ये फंडामेंटल राइट है? तो इसमें भी आया को मामला गया कोर्ट में, बोला कि नहीं, ये फ्रीडम ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते कि आप स्ट्राइक करने का भी राइट है। और खास करके लॉयर्स के लिए तो बिल्कुल साफ रेस्ट्रिक्टेड है कि लॉयर्स स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम है, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए, रिटर्न ऑब्जेक्शन दीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस है वो दूर किया जाएगा, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें रखी जाएगी, सुनी जाएगी, बात की जाएगी, समझी जाएगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट भी की जाएगी। लेकिन आप जो लॉयर हैं, लॉयर आप वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जुडिशियल जो फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन का एक लॉयर जो है एक वो है, चैनल है, और वो चैनल ही अगर वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो पाएगा नीडी पर्सन तक। तो क्योंकि ये चैनल टूट जाएगा, स्ट्राइक पे चले जाएंगे लॉयर्स, तो जो कनेक्टिंग चैनल है, चैनल ही टूट गया, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए लॉयर्स को स्ट्राइक के लिए रिस्ट्रिक्शन है। और इसका जो आर्टिकल 19(1)(c) में जो फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन है, उसका भी रेस्ट्रिक्शन वही है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, कि पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, मोरालिटी नहीं होना चाहिए। इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी की बात यहाँ मोरालिटी में आती है कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। अब आप कहिए कि मैं
चरस बेचने के लिए, गांजा बेचने के लिए मैं एसोसिएशन बनाया हूँ, कि ताकि चरस और गांजा हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एसोसिएशन हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर हो, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक स्टेट में मैं अवेलेबल कराऊँ चरस और गांजा, तो वो एसोसिएशन वैलिड नहीं है, वो इलीगल एसोसिएशन है, उसके लिए कहीं से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये तो रहा 19(1)(c). 19(1)(d), 19(1)(d) में जो फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट, कहीं भी आप बेहिचक कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। 1915 में आप जाइए तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा, जो 1915 आपको दोनों जगह रिस्ट्रिक्शन देता है, 19(1)(d) के लिए भी और 19(1)(e) के लिए भी। 19(1)(d) जो की बात करता है फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 19(1)(e) जो की बात करता है टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(1)(d) और E दोनों का रिस्ट्रिक्शन सेम है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन यही है कि जैसे अब ये बताइए कि राइट टू मूव फ्रीली है, मूव, अब कहीं आप देखते होंगे जो जब आप जाएंगे मिलिट्री एरिया में कहीं पे, तो मिलिट्री एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा रहता है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। तो आप कहिएगा कि हमें तो राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम तो कहीं भी घूम सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फिर वहाँ वहाँ क्या होगा? तो वो बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट एक्सरसाइज कर सकती है। किसके लिए? तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के इंटरेस्ट के लिए, या फिर तीन चीजें हैं वहाँ पे, और एक सब्जेक्ट सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। इन तीन चीज़ों के लिए आप ये ऐसा बनाया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पर आपका 19(1)(d) और 19(1)(e) इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो अब बात आती है कि फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या है, कि शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट का क्या है। अब जैसे आप देखते होंगे कि कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब फिक्स है, मेंशन्ड है, कि उस शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया से, जो एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, उस शेड्यूल्ड एरिया से अगर रोड भी ले जाना होता है, या पाइपलाइन ले जाना है, या शेड्यूल्ड एरिया में कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आना है, तो उसके लिए भी देखते हैं कि अब बहुत सारा ऑब्जेक्शन होता है। हालांकि गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है और वो गवर्नमेंट के द्वारा ही वो एरिया नोटिफाइड किया गया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं, उनके बिना परमिशन के ना तो वहाँ रोड बना सकती है, ना वहाँ पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन कुछ भी नहीं डाल सकती। गवर्नमेंट अपना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकती, लगा सकती वहाँ पे। आप इसलिए आप देखते होंगे कि झारखंड में ये रेस्ट्रिक्शन है कि एससी और वहाँ का जो एसटी है, वो एसटी किसी को जमीन नहीं बेच सकता है, बेचेगा तो केवल एसटी को ही बेचेगा। वहाँ कोई किसी जनरल कैटेगरी के लोगों को या ओबीसी को या एससी को जमीन नहीं बेचेगा। उसका कल्चर अब थोड़ा सा ट्रेडिशन वहाँ डिफरेंट हो गया, प्रैक्टिस में चीज़ें ऐसी है कि जो भी जनरल कैटेगरी का है और वो एसटी का जमीन खरीदना चाह रहा है तो खरीदता नहीं है, वो लीज पे ले लेता है, 99 ईयर्स के लिए, 90 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेता है। वो एक रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एसटी। शेड्यूल्ड एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इंटरेस्ट उनके हित के लिए, उनके जो भी अधिकार हैं उनको रक्षा करने के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो रेस्ट्रिक्शन नॉर्मली इन प्रैक्टिस आप कहाँ देखते होंगे कि कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन है मूव करने में? किसी मिलिट्री एरिया में, किसी सेक्रेट एरिया में, या किसी डिप्लोमेटिक एरिया में, या फिर किसी जो नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्वायर है उसमें भी देखिएगा कि आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मिलिट्री एरिया है तो क्या है, हम तो घूम सकते हैं, हमारा आर्टिकल 19(1)(d) कहता है कि आप तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो ये इंडिया का टेरिटरी में अगर मिलिट्री कैंप है तो इसमें हम क्यों नहीं घूम सकते हैं? तो वहाँ फिर बात आ जाती है वही सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की, कि अगर आप वहाँ गए मिलिट्री एरिया में तो वहाँ क्या मिलिट्री का अपना क्या एक्सरसाइज है, वहाँ का क्या प्लान है, क्या क्या वहाँ का अरेंजमेंट है, कहाँ पर क्या है उस मिलिट्री एरिया में, कहाँ आर्म्स रखे जाते हैं, कहाँ कैंटीन है, कहाँ वो बैरक है, कहाँ लोग रह वहाँ के जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, फिर जो ऑफिसर हैं वो किधर रहते हैं। अगर वो चीज़ें फिर लीक आउट हो जाएगी तो इसलिए नॉर्मल पब्लिक के लिए
एक्सेस मना किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फिर बात आती है कि रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1)(e) में। जब आर्टिकल 19(1)(e) की बात करते हैं, तो अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटाया गया था, तब तक जम्मू कश्मीर में सेटल होने के लिए इस पर रिस्ट्रिक्शन था कि आप वहाँ सेटल नहीं हो सकते हैं, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे आप नहीं बस सकते हैं वहाँ। तो वहाँ हुआ कि फिर जब आर्टिकल 370 हट गया तो वहाँ का प्रोटेक्शन हट गया, और वहाँ पे लोग अभी आज ही का तो न्यूज़ में देखा हूँ, उसमें था कि 2 लोग अभी तक हैं जो कि दोज हु आर नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड दे हैव परचेज्ड लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, वन इज फ्रॉम दिल्ली एंड अनदर वन इज फ्रॉम पंजाब। टिल डेट केवल 2 लोग अभी तक जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, उन्होंने अभी तक ज़मीन खरीदा है जम्मू कश्मीर में। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19(1)(e) तक ये था। आर्टिकल 19(1)(f) भी था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। राइट टू प्रॉपर्टी अब यहाँ से हटा दिया गया 1978 में, 44th अमेंडमेंट में हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट हो गया है, जो कि आई थिंक 300A में है आर्टिकल, तो लीगल राइट हो गया। तो यहाँ से भी अब थोड़ा सा ले चलूँगा कि मैं कि देखूंगा कि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था कि फंडामेंटल राइट इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन आएगा क्या वेदर फंडामेंटल राइट इज अमेंडेबल। 1973 में जजमेंट आया केशवानंद भारती का, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई, लेकिन फिर 1978 में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो रहा है 44th अमेंडमेंट में। तो फिर ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट, बट स्टिल फंडामेंटल राइट इज अमेंडेबल, और अमेंडमेंट हुआ है 73 के बाद 1978 में, जो अभी आप 19(1)(f) में देखें। फिर आता है लास्ट 19(1)(g). 19(1)(g) में है टू प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन और इन टू कैरी एनी बिजनेस, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आपका हो सकता है। लेकिन क्या ये प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस का जो राइट है, क्या ये एब्सोल्यूट है? बिल्कुल नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पे रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। क्या स्टेट लगा सकती है रेस्ट्रिक्शन यही लगा सकती है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, किसी टेक्निकल की जरूरत होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो स्टेट ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। अब जैसे अभी आप रिसेंटली देखेंगे, पहले भी था ये चीज़ कि जो मेडिसिन की दुकानें होती हैं उन्हें बी फार्मा का डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए। अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है और वो आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तभी आपको दवा दुकान खोलने का परमिशन दिया जाएगा। तो ये चीज़ें पहले थी। तो लोग क्या करते थे कि मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखा हूँ और हमारे कोई नॉन पर्सन दुकान खोलना चाह रहे हैं, दवा की दुकान, तो मैं अपना सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया, मेरे नाम पे मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बिहार फार्मेसी काउंसिल में है, और मैं अगर दे दिया तो मेरे नाम पे वो मेरे सर्टिफिकेट पे वो दुकान खोल लेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर ऐसा रूल लाया 2019 में कि जिसके नाम से फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिसके नाम से फार्मेसी की डिग्री होगी, केवल वही उस दुकान का प्रोप्राइटर हो सकता है, वही उस दुकान का मालिक होगा। अगर दुकान का मालिक मैं हूं तो मेरे ही नाम से डिग्री होनी चाहिए। अब मेरे नाम से डिग्री है और चला मेरे कोई और रिलेटिव रहे हैं, या मेरा कोई भाई चला रहा है, या कोई मेरे नॉन पर्सन चला रहे हैं, या कोई अननोन पर्सन चला रहे हैं, तो ये परमिशेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आप ये नहीं कहेंगे कि फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम तो प्रोफेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वैसी चीज़ें जहाँ गवर्नमेंट ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके लिए ज़रूरी है, तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखना होगा। अभी रिसेंटली 2021 में ये बातें चल रही है कि जो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर बेचते हैं, जो खाद दुकानदार, खाद जो खेतों में खाद दिया जाता है, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और पेस्टिसाइड, जो इनके दुकानदार हैं, उन्हें बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा इस पे बात चल रहा है।
और ये चीज़ें जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आर्टिकल ये 2021 में हो जाए या 2022 में हो जाए, ये इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो गवर्नमेंट फिर वहाँ पे ये दलीलें नहीं चलेगी कि मेरा प्रोफेशन है, बिजनेस करने का हमारा राइट है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, तो नहीं, वो जब स्टेट के पास ये राइट है कि वो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। दूसरा, आर्टिकल 19(6) में आप देखिएगा कि स्टेट कोई भी बिजनेस या ट्रेड को कंट्रोल करने का भी राइट है। अभी आप जब कोविड का सीन आया था तो आप देखे होंगे कि 100 ml का सैनिटाइजर 200 में बिकना शुरू हो गया था, 200-250 में बिकना शुरू हो गया था। तो इसमें फिर गवर्नमेंट ने फिर उसी पेंडेमिक एक्ट में या एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट करके फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया बिजनेस उस पर। और आप एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लाया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी सैनिटाइजर और मास्क को डाला कि मास्क और सैनिटाइजर का कोई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसका पर्पस क्या है उसको, क्योंकि ये एक जनरल चीजें हैं, सब लोगों को जानना चाहिए। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज की चीजें इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है कि कोई भी इंसान अगर किसी तरह का कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन या ट्रेड करता है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वैसे जितने भी कमोडिटीज मेंशन्ड हैं उनका एक सर्टेन लिमिट है। और उसी एक्ट में है कि आप प्याज का भंडारण 2 टन से अधिक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप प्याज के व्यवसायी हैं और प्याज का आपके यहाँ 5 टन का भंडारण है तो आपकी दुकानें जब्त कर ली जाएगी। तो उसी तरीके से ये प्याज का एग्जाम्पल इसलिए मैं लिया क्योंकि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम प्याज को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया था। मनमोहन सिंह जब यूपीए 2 में प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, तो प्याज को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया था। फिर बाद में उसे हटा लिया गया जब प्याज का रेट कंट्रोल्ड हो गया। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिजनेस और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 1996 में जो रिस्ट्रिक्शन है, जो राइट गवर्नमेंट को दिया गया, गवर्नमेंट ने उस राइट को एक्सरसाइज किया और मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया। तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि हमारा तो राइट है ट्रेड करने का, हम सैनिटाइजर का स्टॉक जितना होगा हम उतना रख लेंगे, तो नहीं। वो फिर आप ये भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने फिर रेट भी फिक्स किया। सैनिटाइजर का 1/2 लीटर का जो पैक होगा वो 250 से अधिक का नहीं बिकेगा। हाँ, फिर वो 250 ml का पैक 50 रुपए से, ऐसे करके कुछ रेट चार्ट निकाला था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उस ट्रेड और बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट पजेस करता है और ये 1906 से वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आप उस गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ 1906 में। आपका राइट टू ट्रेड प्रिवेल नहीं करेगा, गवर्नमेंट का ये राइट 1906, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑलवेज प्रिवेल ओवर द राइट। जो रिस्ट्रिक्शन दिया है, रिस्ट्रिक्शन जो भी है आर्टिकल 19 में, 19(2), 3, 4, 5, 6 में, ये स्टेट के बिहाफ पे स्टेट को राइट मिला हुआ है कि स्टेट इस राइट को एक्सरसाइज करेगा। और 19(1) से लेकर G तक जो राइट है वो सिटीजन राइट एक्सरसाइज करेगा। तो स्टेट यहाँ का इस एक्ट के थ्रू 1906 के थ्रू जो स्टेट का जो भी एक्ट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। इसी में फिर बहुत सारा केस है। हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है जो काउ स्लॉटर हाउस का था, बूचर खाना, गाय को वहाँ काटा जाता था। तो वहाँ भी ये मामला फिर उसमें पटना हाई कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि नहीं, आप जो क्योंकि आप वहाँ आप जो गाय है, दुधारू गाय है, आप उसका स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। तो उस पर फिर बैन लगा था काउ स्लॉटर हाउस पे। अभी यूपी में भी देखिए जितना भी बूचर खाना था सब पे रोक लग गया। तो स्टेट के पास ये राइट है कि उसको रोक सकता है। एक उत्तराखंड का मैटर है, 2018 का मैटर है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। ऋषिकेश के पास वो अंडा बेचता था, नाम केस का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ और वो बहुत सारी दुकानें एक लाइन से वहाँ अंडा बेचता था। ऋषिकेश में कोई मंदिर है, कुछ है उसी जगह पे, एग्जैक्ट वो मंदिर का नाम नहीं पता, मुझे नहीं बता पा रहा हूँ अभी। तो वहाँ अंडा बेचने वालों का एक ग्रुप था, वो लोग अंडा बेचते थे। तो फिर इसके अगेंस्ट फिर उत्तराखंड में मामला गया। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि किसी भी मंदिर प्रीमाइसेस के 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह के कोई भी मटेरियल नहीं बेचा जाएगा, चाहे अंडा, मुर्गा, बकरा, मटन, इस तरह की चीज़ें, तो नॉनवेज वाली जितनी भी आइटम्स हैं वो चीज़ें वो चीज़ों का अगर गवर्नमेंट ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन वैलिड है और आपका वहाँ राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस प्रिवेल नहीं करेगा और वहाँ से आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा।
ये था कितना, 8-9 बज गया। आज तो 8 बजे से स्टार्ट भी किया था मैं। तो चलिए आज अभी पहले इससे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आर्टिकल 19 से। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल बेशक कीजिए। और मैं 2021 को फिर मैं नेक्स्ट वीक में फिर मैं लेक्चर शेड्यूल करवा लेता हूँ अपना। आर्टिकल 20 और 21 को मैं उस दिन डील कर लूँगा। फिर इसी तरह का हर हर वीक में एक लेक्चर मैं अपना लूँगा और एक लेक्चर कोई और अपना शेड्यूल कर ले, उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें हम डील करेंगे। आज के लिए बस यही आर्टिकल 19 को पर ही रोकता हूँ। अब यहाँ जो भी अभी फिलहाल जो मेंबर बचे हैं, आई थिंक 2 2 4 2 6 7 8 8 या 9 मेंबर हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप कर सकते हैं। Thank you, sir, for such a comprehensive lecture. Yes, we are running out of time. If anyone have any questions, they can ask. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं कि समय के साथ सेडेशन और डिसेंट में एक डिबेट देखने को मिल रही है कि कभी कभी स्टेट की कुछ एक्टिविटीज ऐसे दिखाती है कि डिसेंट भी उसकी भी उसमें भी लिमिटेशंस हैं। बोलिए बोलिए, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? सर जैसे कि एक डिबेट देखने को मिलती है कि डिसेंट और सेडिशन को लेकर कि कभी कभी डिसेंट करने को भी कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है उसे सेडिशन में कंसीडर किया गया है। तो देखिए, सेडिशन का डिफिनीशन है इंडियन पीनल डिफिनीशन है जो कि सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड में है। मैं उसको बता देता हूँ। तो अगर वो चाहे आपका एक्टिविटी कितना भी डिसेंट हो, अगर इस डिफिनीशन में जो आर्टिकल 1 सेक्शन 124A ऑफ पीनल कोड टॉक्स अबाउट सेडिशन, और सेडिशन ये कहता है Am I audible? हेलो। You're audible. हाँ, तो आर्टिकल 24A ये कहता है whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into क्या hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment। तो जो भी अगर इस तरह की एक्टिविटी करेगा, तो अब सीधा क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट के लिए क्या कर दिया कि whoever brings or attempts to brings into hatredness or contempt or excite to attempt disaffection towards government। अब डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के प्रति लगाव को कम कर देना, उसको डिटैच करना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट से डिटैच कर देना, ये इसका एम्बिट बड़ा हो जाता है। और जो सत्ताधारी दल होता है वो इसी का यूटिलाइजेशन करता है कि आपके इस वर्ड से पब्लिक का हेट्रेडनेस बढ़ेगा गवर्नमेंट के प्रति, या डिसअफेक्शन बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो सेडिशन, इट अमाउंट्स टू सेडिशन। एक्टिविटी भले ही डिसेंट हो, लेकिन अगर इन तरह की चीजें होती है तो उससे आपका सेडिशन वो होगा ही। तो डिसेंसी और सेडिशन में थोड़ा सा रहता है इस तरह का दोनों के बीच कि अब हमारा ये होता है कि हमारा डिसेंट था, फिर भी ये सेडिशन कैसे हो सकता है। तो सेडिशन का डिफिनेशन हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A में है। तो ये जो अगर ये अमाउंट होगा तो फिर सेडिशन होगा ही। एम आई क्लियर? मतलब कि एक प्रॉपर डेफिनेशन ना होने की वजह से कि गवर्नमेंट को के डिफेक्शन या जो भी उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाँ, भी चीजें हैं, इस वजह से ये दिक्कत है। इस तरह से ये दिक्कत है क्योंकि वो डिफिनीशन है, और कोई भी जो भी ऑफेंस होता है ये यही इंडियन पिनल कोड है। इस इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 511 टोटल सेक्शन है,